कृष्णानगर गांव में संतोष अपनी मां और एक छोटे भाई मोहन के साथ रहता था। शाम को संतोष काम पर से थका हुआ अपने घर आता है। भैया भैया आ गए आप। देखो ना माँ को आज फिर से माँ ने दाल चावल बनाए हैं। आपको तो पता ही है कि मुझे दाल चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं फिर भी माँ रोज रोज ये दाल चावल नहीं तो खिचड़ी बना देती है। अरे थोड़ा आराम करने दे उसे, आते ही तू उसे परेशान करने लग गया। भैया माँ को देख लो, दिन भर माँ मुझे ऐसे ही डांटती रहती है। अरे माँ आप क्यों मोहन को डांटती हो? मेरा एक ही तो प्यारा सा भाई है। अरे बेटा तुझे तो पता है घर के हालात कैसे हैं, और अभी तो वैसे भी महीने का आखिरी समय चल रहा है। घर में राशन भी खत्म हो गया है और तेरी तनख्वाह मिलने में भी तो अभी समय है। अरे माँ हम तो जैसा मर्जी खा लेंगे, लेकिन मोहन तो छोटा है माँ। आप कभी कभी इसकी पसंद का खाना बना दिया करो। ठीक है बेटा, तू जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। और मोहन मेरे भाई, तू आज ये खा ले, कल से माँ तेरी पसंद का खाना बना देगी। ठीक है? ठीक भैया। फिर सभी मिलकर साथ में खाना खाने लगते हैं। अगले दिन संतोष काम पर जाता है। संतोष गांव के लालाराम सेठ के यहाँ काम करता था। लालाराम की गांव में सबसे बड़ी सुनार की दुकान थी। लालाराम बहुत ही घमंडी और लालची इंसान था। लालाराम जैसे ही दुकान में आता है तो संतोष को ऐसे बैठे देख वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अरे ओ संतोष! लालाराम की आवाज सुनकर संतोष हड़बड़ा कर उठता है। तो दिन भर दुकान में बैठे बैठे सोता रहा कर और मुझसे बस मुफ्त की तनख्वाह लिया कर। नहीं सेठ जी, मैं तो बस अभी अभी दुकान की सफाई करके बैठा था। लालाराम शोकेस पर लगे कांच पर हाथ मार के देखता है तो उसके हाथों में धूल लग जाती है। हाँ ये सफाई की है तूने? चल जा यहाँ से और अच्छे से साफ कर। बेचारा संतोष दुखी होकर उसी शोकेस को अच्छे से साफ करता है। अरे ओ बस कर, अब क्या ऐसे तोड़ कर ही मानेगा? नहीं सेठ जी, बस हो गया। अरे ओ, तू घर से अभी तक मेरा खाना लेकर नहीं आया क्या? सेठ जी खाना तो मैं बहुत देर पहले ही लेकर आ गया था, बस अभी परोस कर लेकर आता हूँ। अबे जब तू पहले खाना ले आया था तूने मुझे अभी तक दिया क्यों नहीं? तुझे पता भी है कि कब से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। वो माफ कीजिएगा सेठ, वो मैं भूल गया था। हाँ, नवाब को पहले सोने से तो फुर्सत मिले, तब अगर हमारे लिए समय होगा तो इनको हमारा काम याद रहेगा। नहीं सेठ, मैं अभी खाना परोस कर लाता हूँ। अब क्या मेरी शक्ल ही देखता रहेगा? जा अब लेकर आ मेरे लिए खाना। जी सेठ जी, अभी लाया। संतोष फटाफट से लालाराम के लिए थाली में खाना लेकर आता है। सेठ जी ये लीजिए खाना। हाँ ठीक है, रख दे। सेठ जी वो समय हो गया है, मैं भी खाना खाने जाऊं? हाँ, अपने खाने के समय की तो तुझे हमेशा याद रहती है। वो सेठ जी घर पर छोटा भाई और माँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, जा और समय पर दुकान पर वापस आ जाइयो। जी सेठ जी, मैं रोज की तरह समय पर आ जाऊंगा। संतोष जल्दी खाना खाने के लिए घर जाता है। माँ, अरे माँ कहाँ हो आप? जल्दी से खाना लगा दो। संतोष की आवाज लगाने पर भी उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है। अरे माँ कहाँ हो? संतोष की आवाज सुनकर उसका छोटा भाई मोहन घर में आता है। अरे मोहन, माँ कहाँ है? भैया माँ तो बाजार गई है। क्या बाजार गई है? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, सोचा माँ जल्दी से खाना लगा कर दे देगी। हाँ भैया, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। अरे हाँ मोहन, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है, लेकिन खाना तो बना हुआ भी नहीं है। चल रुक, मैं तेरे लिए कुछ बना देता हूँ। संतोष खाना बनाने के लिए अंदर जाता है और इधर उधर देखता है तो उसे कटोरी में बने हुए चावल मिलते हैं। वो सोचता है कि अरे लगता है कि ये रात के चावल हैं, लेकिन ये तो थोड़े से ही चावल हैं, दाल तो है नहीं। अब मैं क्या बनाऊं? संतोष सोच रहा होता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इन चावलों से बिरयानी बना दूं। हाँ मैं यही करता हूँ, मैं मोहन के लिए इन चावलों की बिरयानी बना देता हूँ। संतोष जल्दी कुछ सब्जियां काटता है और उन सबको चावलों के साथ मिलाकर मोहन के लिए बिरयानी बना देता है और मोहन के लिए परोस कर ले आता है। ले मोहन, ये मैंने बिरयानी बनाई है, ये खा ले। अरे वाह भैया, बिरयानी वो भी आपके हाथ की बनी। अरे भैया, आपके हाथों की बनी बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। भैया आप तो माँ से भी अच्छी बिरयानी बनाते हो। मोहन को तो मैंने बिरयानी बनाकर खिला दी, लेकिन अब मैं क्या खाऊं? काम पर जाने का समय भी हो गया है, नहीं तो सेठ जी फिर से मुझ पर गुस्सा होंगे। संतोष दुकान पर जाने के लिए निकल जाता है। संतोष अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार था, वो बहुत ही मेहनती भी था।
कि तभी चंदन राम अपने हाथ में एक पोटली लेकर आता है। अरे आओ आओ चंदन राम। लाला राम सेठ, ये कुछ चीजें हैं, ये रख लो। मुझे पैसों की अभी बहुत जरूरत है, तुम ये रख लो और इसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे भाई चंदन राम, तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई जो तू ये सोने की चीज गिरवी रख रहा है? अरे सेठ, वो मेरा बेटा शहर में पढ़ने के लिए जा रहा है। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, मैं ये चीजें चेक कर लेता हूँ, फिर तुझे पैसे दे दूंगा। लाला राम मैग्नीफाइंग ग्लास से चंदन राम के दिए हुए सामान को चेक करता है। अरे भाई, इस सामान के 50,000 रुपए बनते हैं। अगर तू इन्हें बेच देगा तो तुझे इनकी अच्छी रकम मिल जाएगी। नहीं सेठ, ये गहने मेरी घरवाली के मायके के हैं, उसने बस ये मुझे गिरवी रखने के लिए ही दिए हैं। तू बस मुझे 50,000 ही दे दे। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। लाला राम चंदन राम को 50,000 रुपये दे देता है। देख भाई, अब जब तू मुझे पैसे देगा तो मैं तुझे ये तेरा सामान वापस दे दूंगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे ये पैसे जल्दी लौटाकर अपना सामान तुझसे ले जाऊंगा। ऐसा कहकर चंदन राम वहाँ से चला जाता है। संतोष, ये ले सामान रख दे, और अब ये ग्राहक आने वाला है तो उनकी खातिरदारी में लग जाइयो, ठीक है? जी सेठ जी। थोड़ी देर बाद लाला राम की दुकान पर मुरारी अपनी बीवी को लेकर आता है। अरे ओ लाला राम भाई, जरा मेरी बीवी के लिए एक अच्छा सा लॉकेट तो दिखा। जी जी, अभी दिखाता हूँ। लाला राम उस मुरारी की बीवी को बहुत सारे सोने के हार और लॉकेट दिखाता है, लेकिन मुरारी की बीवी को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता। अरे भाई जी, जरा और अच्छे डिजाइन दिखाइए, ये सब तो बहुत पुराने हो गए हैं। भाभी जी, अभी तो यही डिजाइन है, आप देख लो, नहीं तो मैं कुछ दिन में और डिजाइन बनवाकर आपके घर भिजवा दूंगा। मुरारी की बीवी इधर उधर नजर घुमाती है तो उसे दूर एक डिब्बी में रखा हुआ लॉकेट दिखाई देता है। वो लॉकेट चंदन राम का होता है। अरे भाई जी, वो लॉकेट जो रखा है ना, वो दिखाओ। वो तो आपने मुझे दिखाया ही नहीं। अरे अरे भाभी जी, वो तो बेचने के लिए नहीं है, वो तो बस एक सैंपल है। आप कहो तो मैं आपको उसके जैसा ही डिजाइन बनवाकर संतोष के हाथ आपके घर भेज दूंगा। नहीं भाई जी, मुझे तो यही लॉकेट चाहिए। अरे भाई लाला राम, आप इसे लॉकेट दे दो। अरे भाई, ये सैंपल है, मैं इसके जैसा बनवाकर आपके यहाँ भेज दूंगा। नहीं भाई जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस डिजाइन के लॉकेट और किसी को भी बनाओ। आपको जितने पैसे लेने ले लो, इस लॉकेट के डिजाइन के और लॉकेट किसी के भी पास नहीं होने चाहिए। अरे भाई लाला राम, तो मैं जितने पैसे लेने हैं लो, और इसे लॉकेट दे दो। ये लॉकेट तो चंदन राम का है। चलो कोई नहीं, मैं अभी इनको ये दे देता हूँ, और चंदन राम को तो मैं संभाल लूंगा। ऐसा सोचकर लाला राम वो सोने का लॉकेट मुरारी की बीवी को दे देता है कि तभी संतोष बोलता है। सेठ जी, ये लॉकेट तो चंदन राम भाई का है, आप इन्हें कैसे दे सकते हैं? तू अपना मुंह बंद रख, जैसा कर रहा हूँ मुझे वो करने दे। लाला राम वो लॉकेट मुरारी को दे देता है और वो मुरारी लाला राम को उस लॉकेट के बदले में बहुत सारे पैसे देता है। बेचारा संतोष आखिर करता भी तो क्या, वो ये सब देख रहा होता है। ठीक है भाई लाला राम, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं कि तभी संतोष लाला राम से बोलता है। सेठ जी, वो लॉकेट तो चंदन राम भाई का था, आपने उनको बेचकर अच्छा नहीं किया। अब जब चंदन राम भाई सामान लेने आएंगे तो आप उन्हें क्या कहेंगे? ये तो आपने उनके साथ धोखा किया है। अब तो मुझे सिखाएगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही। ले पकड़, कुछ पैसे तू भी रख ले, और चंदन राम के सामने अपना मुंह मत खोलियो, मैं उसे कैसे भी करके संभाल लूंगा। नहीं सेठ, मुझे नहीं चाहिए आपके ये धोखे के पैसे। मैं गरीब बेशक से हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। तेरी जबान बहुत चलने लग गई है, निकल जा मेरी दुकान से, और कभी मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाइयो। बेचारा संतोष दुखी होकर वहाँ से अपने घर आ जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू तो आज जल्दी घर आ गया। माँ, वो सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। लेकिन बेटा, तू तो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, फिर सेठ ने तुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया? संतोष अपनी माँ को दुकान पर हुई सारी बात बताता है। बेटा, सेठ ने ये तेरे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। माँ, ईमानदारी करने की भी सजा मिलती है क्या? अरे बेटा, ऐसे तो घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ माँ, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि अब आगे क्या होगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, बिना काम के तो घर में पैसे की बहुत दिक्कत हो जाएगी।
बेटा तू परेशान मत हो, जब तक तुझे कोई और नौकरी नहीं मिल रही तब तक मैं गांव के सरपंच के यहाँ जाकर साफ सफाई का काम करूंगी। नहीं माँ, मेरे होते हुए तुम किसी के यहाँ भी काम करने नहीं जाओगी। मैं जल्दी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी। बेटा तू कोई अपना काम क्यों नहीं खोल लेता? माँ, मुझे साफ सफाई के अलावा कोई और काम नहीं आता है। अरे भैया, आपको इतना अच्छा काम आता तो है। मोहन, तू कौन सा काम बोल रहा है? भैया, आपने इतनी अच्छी वेज बिरयानी जो बनाई है, क्यों ना आप बाजार में उसी का ठेला लगा लो। हाँ संतोष, मोहन सही कह रहा है। तेरे हाथ की बनी वेज बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आएगी। मोहन और अपनी माँ की बात सुनकर संतोष भी वेज बिरयानी का ठेला लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है माँ, आज से वेज बिरयानी के ठेले की तैयारी शुरू कर देता हूँ। संतोष शाम को ही वेज बिरयानी का सामान लेने बाजार जाता है और वहाँ से वेज बिरयानी बनाने का सामान ले आता है। अगले दिन से ही संतोष बाजार में वेज बिरयानी का ठेला लगा लेता है। बिरयानी, ताज़ा वेज बिरयानी, ताज़ा स्वादिष्ट वेज बिरयानी। आइए आइए, ताज़ा बिरयानी खाइए, स्वादिष्ट बिरयानी, वेज बिरयानी। बेचारा संतोष आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाने की कोशिश करता है कि तभी उसके ठेले के आगे से दो आदमी जा रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे भाई सुन ना, चलना, बहुत तेज भूख लग रही है, चल इसके यहाँ से वेज बिरयानी खाते हैं। अच्छा अच्छा चल। वो दोनों आदमी संतोष के ठेले के पास जाते हैं। अरे भाई, जरा हमारे लिए 2 प्लेट बिरयानी बनाना। हाँ भाई साहब, अभी देता हूँ। साहब ये लीजिए आपकी 2 प्लेट बिरयानी। अरे यार, बिरयानी देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। आप जल्दी चल, खा भी ले, नहीं तो बिरयानी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों आदमी स्वाद ले लेकर वेज बिरयानी खाते हैं। अरे मजा आ गया भाई, तेरी ये बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कभी नहीं खाई। हाँ, तू सही कह रहा है भाई। फिर वो दोनों संतोष को बिरयानी के पैसे देकर चले जाते हैं। चलो, भगवान का शुक्र है कि कम से कम बोनी तो हो गई। ऐसे ही करते करते अब संतोष के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। चलो, आज भी सारी बिरयानी बिक गई। अब घर जाता हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। माँ देखो, आज भी कितनी सारी कमाई हुई है। संतोष वो सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। बेटा, आखिर तेरी मेहनत रंग लाई। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान अच्छे लोगों की हमेशा मदद करते हैं। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अब बाजार में ही एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे तू वो कर। थोड़े ही दिन में संतोष बाजार में ही एक दुकान किराए पर लेकर उसके बाहर ग्राहकों के बैठने की सुविधा भी कर देता है। एक दिन संतोष की दुकान के आगे से मुरारी और उसकी बीवी जा रहे होते हैं कि तभी मुरारी की बीवी की नजर संतोष की दुकान पर पड़ती है। अजी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, चलो ना, वहाँ पर वो बिरयानी की दुकान है, वहाँ चलकर बिरयानी खाते हैं। तुझे तो हर समय भूख ही लगती रहती है, चल अब। मुरारी और उसकी बीवी संतोष की दुकान पर जाते हैं। अरे भाई, तू तो वो लाला राम सेठ के यहाँ काम करता था, वही है ना तू? जी साहब, मैं वही हूँ। जरा 2 प्लेट बिरयानी हमारे लिए भी बनाइयो। जी साहब, अभी बनाता हूँ, ये लीजिए साहब। मुरारी और उसकी बीवी बहुत मजे से बिरयानी खाते हैं। अरे वाह रे छोरे, तूने बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है। हाँ जी, मेरा तो पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। फिर वो दोनों संतोष को पैसे देकर लाला राम सेठ की दुकान पर जाते हैं। अरे भाई लाला राम, क्या हाल है तेरे? जी जी बिल्कुल ठीक है, बताइए क्या खाओगे, क्या मंगवाऊं आपके लिए? अरे भाई, हमारा तो पेट भरा हुआ है। वो तो हम यहाँ से जा रहे थे तो सोचा तुझसे मिलते चले। वैसे तूने कभी बताया नहीं कि तेरे यहाँ जो छोरा काम करता था उसकी बिरयानी की दुकान भी है। क्या भाई जी, वो संतोष, उसकी दुकान, वो भी बिरयानी की? हाँ भाई, अभी मैं और तेरी भाभी उसी के यहाँ से तो बिरयानी खाकर आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार तू भी खाकर आ। चल भाई, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल जाते हैं। उस संतोष ने बिरयानी की दुकान खोल ली और मुझे कानों कान खबर भी नहीं है। कल ही देख कर आता हूँ उसकी दुकान में। अगले दिन लाला राम सेठ संतोष की बिरयानी की दुकान के बाहर खड़ा होता है। अरे अरे सेठ जी, आइए आइए। क्या बे संतोष, मेरे यहाँ से नौकरी क्या छोड़ी, तू तो खुद मालिक बन गया है। सेठ जी, आप यहाँ बिरयानी खाने आए हैं या फिर ये देखने की मैंने इतनी तरक्की कैसे कर ली? कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लग गई तेरी? हाँ, चल मुझे भी 1 प्लेट बिरयानी खिला, जरा मैं भी देखूं कि कितनी अच्छी है तेरी बिरयानी। ठीक है सेठ जी। संतोष लाला राम को 1 प्लेट बिरयानी दे देता है
और लाला राम बहुत मजे से चटकारे मार मार के बिरयानी खाता है। कैसी लगी आपको बिरयानी? हाँ ठीक है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। ऐसा कहकर लाला राम चिढ़ता हुआ संतोष की दुकान से निकल जाता है। इस संतोष की बहुत जुबान चल गई है, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो ऐसा सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी एक भिखारी लाला राम से पैसे मांगता है। साहब बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। अरे चल निकल यहाँ से, तुझे क्या इस पूरे बाजार में मैं ही दिख रहा हूँ? साहब कुछ पैसे ही दे दो, मेरे घर में बहुत दिनों से चूल्हा नहीं जला है, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। क्यों ना मैं इससे ही अपना काम निकलवा लूं। देख भाई, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा तुझे वो काम करना पड़ेगा। जी साहब, आप जो बोलेंगे मैं वही काम करूंगा। फिर लाला राम भिखारी से संतोष की दुकान को जलाने के लिए बोलता है। देर रात को भिखारी हाथ में मशाल लिए संतोष की दुकान जलाने आता है। देख भाई, मैं इसी पेड़ के पीछे छुपा हूँ, तू जल्दी से जा और अपना काम करके आ। भिखारी जैसे ही मशाल लेकर संतोष की दुकान जलाने जाता है कि तभी अंधेरे की वजह से उसे नीचे पड़ा केले का छिलका दिखाई नहीं देता और वो उससे फिसलकर गिर जाता है। अरे राम, टूट गई रे मेरी कमर। अरे कोई है, उठाओ रे, कोई बचाओ मुझे। भिखारी की चीख सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी ये आवाज सुनकर संतोष भी दुकान से बाहर आ जाता है। अरे कोई उठाओ मुझे। अरे भाई तुम कौन हो, और यहाँ से मशाल लेकर तुम मेरी दुकान के आगे क्या कर रहे हो? अरे मैं तो ये दुकान जलाने आया था, लेकिन यहाँ तो मेरी कमर ही टूट गई। क्या मेरी दुकान जलाने? वो क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सब देखकर लाला राम चुपके से वहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी भिखारी बोलता है। मुझे वो सेठ ने कहा था कि ये दुकान जलानी है और वो इसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसे देगा। भिखारी के बोलते ही सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो लाला राम छुप छुपा के वहाँ से भाग रहा होता है। सेठ जी, आप आखिर मेरी ये दुकान जलाना क्यों चाहते हो? पहले तो आपने मुझे बिना मेरी गलती के नौकरी से निकाल दिया, और ये सब मैंने कभी आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे माफ़ कर दे संतोष, मुझे तुझसे जलन हो गई थी कि आखिर मेरे यहाँ काम करने वाला मालिक कैसे बन गया। मुझे माफ़ कर दे संतोष। नहीं सेठ जी, आप ऐसे मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे उम्र में और ओहदे दोनों में बड़े हैं, आप मेरे आगे ऐसे हाथ जोड़कर अच्छे नहीं लग रहे हैं। संतोष, तेरा दिल बहुत ही साफ है, मैंने तेरा नुकसान करना चाहा, लेकिन फिर भी तूने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद से लाला राम सेठ कभी भी संतोष को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है।